अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो का टॉपिक है एसिटालोप्राम। एसिटालोप्राम का ताल्लुक एसएसआरआई क्लास से है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर, और ये मेजरली मूड डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, इसकी कितने डोजेज है, इसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एसिटालोप्राम जिसका ताल्लुक एसएसआरआई क्लास से है, मेनली मूड डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो रिसर्च ब्रांड है वो लेक्सप्रो के नाम से आता है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से ब्रांड से ये तैयार किया जाता है, जिसमें से वैरिक फार्मास्यूटिकल की राइस प्लस के नाम से तैयार की जाती है। राइस प्लस मेनली जो है डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस सम अबाउट द स्टेटिस्टिक। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग जो हैं और वर्ल्ड वाइड कितने लोग जो हैं डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह का शिकार होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो है एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 970 मिलियन लोग जो हैं वो ग्लोबली मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जिसमें से फीमेल्स में ये तादाद ज़्यादा है बनिस्बत मेल्स के। अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उसकी तकरीबन तादाद 28.9% है, जबकि एंजाइटी डिसऑर्डर की जो रेशो है वो तकरीबन 31% है। पाकिस्तान में जो है तकरीबन बहुत बड़ी आबादी जो है वो डिप्रेशन का शिकार रहती है। इसमें से एक लैंसेट की स्टडी है जो 2020 में शेयर हुई थी, स्क्रीन पर आपको इसका नज़र आ रहा होगा। इस स्टडी के मुताबिक 90% जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो लेफ्ट अनट्रीटेड होते हैं, यानी उनका इलाज ही नहीं होता या अक्सर वो डायग्नोस ही नहीं होते। और दूसरा ये कि जो प्रोविंस वाइज देखा जाए तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा यानी 40% पाया जाता है। उसके बाद सेकंड पे सिंध में 16% है, पर पंजाब में 8% है, और इस तरह केपीके में ये 5% तक है। और पाकिस्तान में जो सेक्रेटरीज की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसकी मेजरली वजह यह है कि डॉक्टर हजरात भी ज़्यादातर सेक्रेटरी की तरफ कम आते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा ये है कि जो पागलों का या डिप्रेशन को ट्रीट करने वाले डॉक्टर होते हैं, लोग उनको भी बुरा भला कहते हैं। इसी वजह से जो है तो लोग फिर कतराते हैं इस प्रोफेशन की तरफ आने में भी, और वो लोग भी इन डॉक्टर्स के पास जाने से कतराते हैं कि मैं एक ऐसी पोजीशन पर हूँ, मैं कैसे जो है तो इन डॉक्टर के पास जाऊँ और अपने आप को ट्रीट करवाऊँगा तो मुआशरे में मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिसको ओवरकम करना चाहिए, और इसके लिए बहुत से सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी काम करे हैं। इसी में दीपिका पादुकोण जो है इंडिया की एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी इस पर अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने इस पर बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो ख़ुद भी इसका शिकार रह चुकी हैं। तो आते हैं अब दोबारा अपने प्रोडक्ट की तरफ, जो कि एसिटालोप्राम है। तो एसिटालोप्राम का जो मेन इस्तेमाल है वो किया जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए, यानी डिप्रेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो डिप्रेशन की कई वजूहात हो सकती हैं। डिप्रेशन किसी एक वजह से नहीं हो सकता, बहुत वजूहत हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये बायोलॉजिकल जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, और इसमें बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं। इसमें अक्सर जो है तो क्या होता है डिप्रेशन में कि इंसान अपने आप को होपलेस फील करता है, यानी नाउमीद होता है, हेल्पलेस फील करता है, यानी वो बेयार और मददगार ख़ुद को महसूस करता है, गिल्टी फील करता है। इसके अलावा वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट शो करता है, किसी भी काम में उसका दिल नहीं रखता। वो काम, वो एक्टिविटीज़ जो उसके लिए एक वक्त में बहुत मायने रखते थे, आज उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। तो इस तरह जो है तो वेट और जो स्लीपिंग पैटर्न है उसमें भी बहुत सी चेंज आ जाती हैं। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द डिप्रेशन। तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए जो तो एसिटालोप्राम का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो एसिटालोप्राम का इस्तेमाल किया जाता है वो मेजरली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए किया जाता है, यानी ये इस इंडिकेशन में भी ये FDA अप्रूव्ड है। ये वो कंडीशन है कि जिसमें एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल वरी होता है इंसान अपने डे टू डे लाइफ के बारे में, जैसे अपने हेल्थ के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से, अपने वर्क के हवाले से, घर के हवाले से, हर एक चीज़ में उसको टेंशन महसूस हो रही होती है। तो इसकी वजह से उसके फिजिकल सिम्टम्स नज़र आते हैं, उसको मसल टेंशन होती है, इरिटेबिलिटी होती है, एंड स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इस अलामात के लिए भी जो है तो मेनली एसिटालोप्राम का यानी राइस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उसके ऑफ लेवल यूज़ भी हैं, जिसमें से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो थॉट्स हैं उसमें ऑब्सेशन होती है और उसकी वजह से बिहेवियर में कंपल्शन नज़र आती है। यानी ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो बार बार रिपीटेटिव टास्क करते हैं, जैसे बार बार हाथ का धोना, उनको लगता है जैसे मेरे हाथ साफ़ नहीं है, बार बार लॉक लगाना,
ठीक है, बार बार चेक करना। तो ऐसी कुछ अलामात हैं कि जिसकी वजह से OCD के पेशेंट का पता चलता है। तो ऐसे इंडिकेशन में भी एसिटामिनोप्राम का इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर हजरात इसको लिखते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर भी जो है तो एंजाइटी की एक टाइप है। इसमें इंसान क्या करता है कि उसको एक इंटेंस पेन फील होता है, वो ऐसे लगता है जैसे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी वो समझता है मेरी सांस जो है तो रुक रही है और मेरा दिल जो है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। उसको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग्स होती हैं और उसको ऐसा लगता है जैसे मैं मरने वाला हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड पैनिक अटैक्स। तो इसके लिए भी, या पैनिक डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं, इसके लिए भी एसिटामिनोप्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एसिटामिनोप्राम का इस्तेमाल जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी किया जाता है। यानी कि इंसान जिसकी ज़िंदगी में कहीं पर कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ज़लज़ला आ गया जिसकी वजह से उसकी फैमिली हलाक हो गई, या कोई और एक्सीडेंट हुआ हो, या टेररिज्म का कोई वो शिकार हुआ हो, उसने टेररिज्म जैसे वाक़यात खुद देखे हों, तो ऐसे लोग अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। यानी उस ट्रॉमा के बाद वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इन पेशेंट्स को भी ठीक करने के लिए एसिटामिनोप्राम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में भी में किया जाता है। ये स्पेशली वुमेंस के साथ ताल्लुक़ रखता है कि वुमेंस में जब उनको बाद सिचुएशन होती है कि जिसमें सीवियर मूड स्विंग्स होती हैं, कभी डिप्रेशन की तरफ चले जाना, इरिटेबिलिटी की तरफ जाना, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज़ द डोजेज ऑफ एसिटामिनोप्राम और राइस प्लस? राइस प्लस की डोज क्या है? तो इसकी जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसमें जो नॉर्मल डोज है वो 10 मिलीग्राम है, जो कि मैक्सिमम 20 मिलीग्राम तक जा सकती है वंस डेली, यानी दिन में एक गोली, ठीक है, दिन में एक टेबलेट एक दिन के लिए। दूसरा, अगर वो जनरलाइज एंजाइटी का पेशेंट है तो उसमें भी यही डोज है, यानी 10 मिलीग्राम वंस डेली, यानी 10 मिलीग्राम गोली दिन में एक दफ़ा, या फिर वो मैक्सिमम 20 मिलीग्राम तक भी जा सकता है। इस तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट में भी 10 मिलीग्राम है और मैक्सिमम 20 मिलीग्राम। इन 3 इंडिकेशन में इसकी यही डोजेज है। हाँ, इंसोम्निया ड्यू टू डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन की वजह से नींद का ना आना हो, तो इसमें इसकी जो डोज है वो 5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक दे सकते हैं ओवर 8 वीक्स, यानी तकरीबन 2 महीने तक। इसी तरह इंसोम्निया के लिए, जो इंसोम्निया ड्यू टू पैनिक डिसऑर्डर, यानी पैनिक डिसऑर्डर की वजह से जो इंसोम्निया होती है, नींद का ना होना होता है, उसके लिए भी इसकी यही डोज है 5 to 20 मिलीग्राम ओवर 8 वीक्स है। और अगर मेनोपॉज एसोसिएटेड सिम्टम्स हो तो उसमें 10 मिलीग्राम वंस डेली है और मैक्सिमम 20 मिलीग्राम तक जा सकता है। अगर पेशेंट उसको रेगुलर यूज़ कर रहा है, मीन्स आफ्टर 4 वीक्स वो उसको 20 मिलीग्राम भी ले सकता है। इंडिकेशंस और डोजेज पर बात करने के बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चूँकि इसका ताल्लुक SSRI क्लास से है, यानी ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। सेरोटोनिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, और कहा जाता है कि इसका हाई लेवल ब्रेन में होना ये जो है तो मूड को बेहतर बनाता है। तो ये दवा जो है ये क्या करती है कि 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में एक फासला होता है जिसको साइनेप्स बोलते हैं। दरमियानी हिस्से को जो खाली है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इस तरफ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और इस वाले न्यूरॉन के साथ वो जाकर बाइंड करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं क्योंकि ये इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले आ रहा है, और इसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं क्योंकि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद आ रहा है। तो इस वाले में रिसेप्टर मौजूद है और इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में सेरोटोनिन मौजूद है। तो सेरोटोनिन यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद वो इस वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। इस तरह से ये अपना एक्टिविटी शो करते हैं और न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। तो जब कभी भी डिप्रेशन के शिकार पेशेंट होते हैं, उनमें यह देखा गया है कि उनमें ये सेरोटोनिन की तादाद जो है वो कम होती है। तो इस SSRI दवाई का काम ही यही है, यानी एसिटामिनोप्राम का काम यही है कि इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाया जाए। अब उसकी मिकदार को बढ़ाने का यही तरीका है कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से निकलने वाले सेरोटोनिन है वो डिस्ट्रॉय ना हो और वो वापस जो है एक पंप होता है जो उसको वापस खींचता है न्यूरॉन के अंदर। तो उसको बोलते हैं सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, या उसको बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक। तो उस रिअपटेक को रोकता है ये ड्रग, जाकर उसके साथ बाइंड होता है और उस पंप के साथ बाइंड होने के बाद ये सेरोटोनिन वापस जो है इस न्यूरॉन में नहीं आते, वो इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहते हैं, और इस वजह से ये समझा जाता है कि इससे मूड बेहतर होने लगता है। तो ये इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर है और ये सेरोटोनिन की तादाद को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा देर तक रखता है, उसकी मिकदार को बढ़ाता है। इससे जो है तो मूड भी बेहतर होने लगता है और एपेटाइट वाले मसाइल जो है वो भी वेल होने लगते हैं, और ओवरऑल जो है इंसान जो है तो वो डिप्रेशन वाली कैफियत या एंजाइटी वाली कैफियत से बाहर निकल आता है। एसिटामिनोप्राम की मेन इंडिकेशंस, डोजेज और
میکینزم آف ایکشن کے بعد اس کے تھوڑے سائڈ افیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو SSRI میں ایک میجر سائڈ افیکٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, نوزیا اینڈ وومٹنگ ہو سکتی ہے, متلی کے آنا, سویٹنگ ہو سکتی ہے پیشنٹ کو, انسومنیا ہو سکتا ہے, اور بعض میں ڈراؤزینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ مریض جو ہیں وہ فیٹیگ فیل کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں میں جو ہے تو اس میں جو سیریس سائڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سیروٹونین سینڈرومز بھی ہو سکتے ہیں. سیروٹونین سینڈروم یہ ہے کہ سیروٹونین کی تعداد کا بہت زیادہ ہو جانا, اس کی وجہ سے پھر جو تو ہائی فیور ہو سکتا ہے, کنفیوژن وغیرہ جیسے علامات, ریپڈ ہارٹ ریٹ, دل کا تیز ہو جانا, مسل ریجیڈیٹی, یہ جیسے مسائل آتے ہیں سینڈروم کی وجہ سے یہ علامات دکھنے میں آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ SSRI جو ہے یا SNRI, ان دونوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے, جس میں ایسیٹالوپرام بھی شامل ہے, ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے سوسائڈل تھاٹس بھی آتے ہیں. جبکہ کچھ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ نہیں, یہ ڈپریشن والے جو پیشنٹ ہیں ان میں یہ خصوصیت موجود تھی سوسائڈ والی, اس لیے وہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے. اور کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے, کچھ اسٹڈیز کا یہ کہنا ہے کہ SSRIs کا جو ہے ان کے استعمال سے جو ہے تو سوسائڈل تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں, اسپیشلی ایڈولسنٹس میں 18 سے 25 سال کے. اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان ایج کے لوگوں میں جو برین ہے وہ فلی میچور اور ڈیولپ نہیں ہوا تھا, تو اس وجہ سے ان میں یہ سوسائڈل تھاٹس وغیرہ آتے ہیں. اچھا, اس کے استعمال کی وجہ سے تھوڑا بہت اب نارمل ہارٹ ریدم بھی ہو سکتا ہے, یعنی QT پرولونگیشن پرابلم بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے استعمال کی وجہ سے, زیادہ تر SSRI کے استعمال کی وجہ سے بعض اوقات سیکشول ڈسفنکشن کی پرابلمس بھی آتے ہیں. لیکن SSRI میں ایسیٹالوپرام جو ہے اس میں یہ سیکشول ڈسفنکشن کی پرابلم کہا جاتا ہے کہ یہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر SSRIs کے, ٹھیک ہے. تو the effect can vary from patient to patient. بعد ہم ایسیٹالوپرام کے ڈرگ انٹریکشن کے حوالے سے بات کریں تو جتنے بھی SSRI ہیں ان میں سے ایسیٹالوپرام جو ہے اس میں ڈرگ انٹریکشن کرنے کے جو مسائل ہیں وہ کم ہیں, کیونکہ یہ جو ہے اتنا پوٹنٹ جو ہے سائٹوکروم انزائم کو انہیبٹ نہیں کرتا. تو اس کے استعمال جو ہے ایز کمپیئر ٹو فلوکسیٹین یا جو وینلافیکسین ہے ان میں جو ہے تو ڈرگ انٹریکشن والی پرابلم زیادہ ہیں اور ایسیٹالوپرام میں کم ہے. تو بہت سی اسٹڈیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اس میں جو ڈرگ انٹریکشن کی جو ایفینٹی ہے وہ کم ہے. اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ڈپریشن جیسے مسائل سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, ایکسرسائز کریں اور ایک فل زندگی گزارنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.